हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का दूसरा वीडियो को देखेंगे। इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे विद प्रूफ के साथ। और दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में यानी कि गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप के कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिएगा ये प्रश्न हम आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा हुआ है और आपका इस बार यानी कि 2021 में भी पूछा हुआ है और आने वाले समय में यानी कि 2022 की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लीवर या फिर अग्नाशय, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अंडाशय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एड्रिनल। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ना यह कीर्त या फिर जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ये प्रश्न 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। शायद इस बार आने की काफी संभावना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा जो पनपता है ना किसकी कमी से पनपता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीनी की कमी से, और ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, और ऑप्शन सी रक्त की कमी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मोटापा से। तो दोस्तों ग्वाइटर अथवा घेंगा जो है ना ये आयोडीन की कमी से पनपता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन को जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा हुआ है। इसीलिए जो है ना आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो दोस्तों देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2016 में तो पूछा हुआ है और आपका 2019 में भी पूछा हुआ है। और ये प्रश्न इस बार आने की काफी संभावना है क्योंकि 2016 और 2019 यानी कि 3 साल के बाद पूछा हुआ है। शायद इस बार 100% ये प्रश्न आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन जो है ना पादप हार्मोन होते हैं। तो दोस्तों पादप में तो ऐसे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, एथिलीन होते हैं, और आपका एब्सिसिक अम्ल होते हैं। यानी कि पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं और यही पांचों प्रकार के हार्मोन में से एक हार्मोन यह है साइटोकाइनिन जो एक पादप हार्मोन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है कि ये कोशिका का विभाजन करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो आपका ये हो गया ना थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन का कार्य क्या होता है? एक प्रकार का जंतु हार्मोन है और ये जो होता है ना वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि वृद्धि को कंट्रोल करता है ना। और दोस्तों ये इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है, जंतु हार्मोन होता है और ये जो है ना अग्नाशय में पाया जाता है जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, इसको आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये एस्ट्रोजन एक प्रकार का जंतु हार्मोन होता है जो मादा हार्मोन होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। देखिएगा ये प्रश्न 2012 में पूछा हुआ है और आपका 2018 में पूछा गया है और इस बार 100% आएगा। दोस्तों ये मेरा बात को मानिए, ये मेरा गारंटी है कि ये प्रश्न 100% आएगा। तो यहाँ पे 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ पे द्विमीक कहते हैं या फिर सिनेटिक दरार या फिर जिसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और ऑप्शन सी में आपका दिया एक्सोन या फिर आवेग। तो दोस्तों 2 तंत्रिका कोशिका के खाली यानी कि मध्य स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सिनेटिक दरार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 100% इस बार भी आएगा ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
दो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। देखिएगा ये प्रश्न 2019 में सिर्फ पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी चांस है। ऑप्शन ए में आपका दिया है दुर्मिका, या फिर सिनेटिक दरार, या फिर सिनेप्स, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एक्सोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आवेग। तो दोस्तों जिस तरह हम लोग दो तरीका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं ना, सेम उसी प्रकार दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को भी हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या फिर सिनेप्टिक दरार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2013 में तो पूछा हुआ है, 2015 में पूछा और 2016 में भी पूछा हुआ है, और आपका 17 में, 18, 19 और 20 में नहीं पूछा। यानी कि ये प्रश्न 100% इस बार आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना, और हम आप लोग को जो है ना लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि कौन प्रश्न कब पूछा हुआ है, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न कितना इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न ये कराए कि इंसुलिन की कमी से, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एड्स, या फिर बेरी, और ऑप्शन सी में आपका दिया घिंगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया मधुमेह। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह नामक रोग होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये बेरी जो है ना किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों बेरी जो है ना विटामिन बी की कमी से होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आयोडीन की कमी से जो ना घिंगा रोग पनपता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा हुआ है, और ये आपका 100% इस बार आएगा 2022 के एग्जाम में। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आप लोग को जो है ना प्रश्न घुरा के पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपका घिंगा, या फिर मधुमेह, और ऑप्शन सी में आपका दिया स्कर्वी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एड्स। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ना घिंगा रोग होता है, जिसे हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये स्कर्वी जो होता है ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है ना स्कर्वी होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह होता है, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारा टारगेट है अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट होना। तो दोस्तों कैसे आएगा, आप लोग को जो है ना डेली रेगुलर क्लास करना होगा, और एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों इनमें से जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखिए प्रश्न 2018 में सिर्फ पूछा हुआ है, यानी कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अग्र मस्तिष्क, या फिर मध्य मस्तिष्क, और ऑप्शन सी में आपका दिया अनुमस्तिष्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो है ना ये अग्र मस्तिष्क भाग जो है ना ये शरीर की स्थिति तथा संतुलन को मेंटेनेंस करता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराएगी, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा कैसे इंपोर्टेंट है। 2019 में तो पूछा हुआ है, 2021 में भी पूछा हुआ है, शायद इस बार 100% आने की संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कौन कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पिट्यूटरी, या फिर थायराइड, और ऑप्शन सी में आपका दिया विल्सन, या फिर यकृत। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो यकृत होते हैं ना, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, ये जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनके अलावा पिट्यूटरी, थायराइड हो गया और विल्सन, ये तीनों जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन ये यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को। देखिएगा
देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इनमें कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। देखिए गए प्रश्न जो है ना 2020 में पूछा हुआ है फर्स्ट सीटिंग में। ऑप्शन ए में आपका दिया वृद्धि हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ इंसुलिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एंड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होगा ना एंड्रोजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ, यानी कि इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, या फिर 3, या फिर 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया 2 या 3। ये सभी प्रश्न जो है ना हम आप लोग को प्रीवियस वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किए हैं ना, सभी चैप्टर में जो है ना एक एक प्रश्न को हम डिटेल के साथ बताए हैं। और जो है ना अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो आप लोग जो है ना हमारे चैनल पर सर्च कीजिएगा मेजर टारगेट, ठीक है। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके एक एक चैप्टर वाइज जो है ना वीडियो देख सकते हैं। फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के सभी का जो है ना एक सेपरेट वीडियो बनाया गया, और सभी वीडियो में जो है ना महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को बताए गए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को यह बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो दोस्तों लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ये प्रश्न 2020 के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है प्रश्न है, और काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया डायोप्टर, या फिर एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन सी में आपका दिया ल्यूमेन, या फिर लक्स। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ना, जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग डायोप्टर को जो है कैपिटल डी से दिखाते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों लेंस की क्षमता का अन्य भी एसआई मात्रक होता है, जैसे कि आपका प्रति मीटर हो गया, और आपका मीटर इनवर्स होता है। ये भी जो है ना लेंस की क्षमता का ये जो है ना अन्य मात्रक हो गया लेंस की क्षमता का। लेकिन लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा कि तेलीय कागज होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पारदर्शक, या फिर अपारदर्शक, या फिर पारभाषक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तेलीय कागज जो होता है ना ये पारभाषक होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पारभाषक के और भी उदाहरण हो सकता है तेलीय कागज के अलावा, जैसे कि रगड़ा हुआ शीशा हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, जो धुंधला पॉलीथीन होता है ना वो आपका क्या होता है पारदर्शक होता है, ठीक है, पारभाषक होता है। आपको याद रखना है कि पारभाषक के क्या क्या उदाहरण हो गया, रगड़ा हुआ शीशा हो गया, पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन जो ना धुंधला होना चाहिए, अगर क्लियर दिखेगा, साफ साफ दिखेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। नहीं तो अन्यथा क्या हो जाएगा, क्लियरली नहीं दिखेगा तो आपका पारभाषक होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना इस बार के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि 2021 के फर्स्ट सेटिंग में ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न है, और काफी इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अनंत, या फिर शून्य, और ऑप्शन सी में आपका दिया 100 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना अनंत होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों समतल दर्पण में जो है ना काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराएगी, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2015 के फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग दोनों के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की काफी संभावना है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिकतम होता है, वही आप लोग को बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लाल, या फिर हरा, या फिर पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बैगनी। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम यानी कि हम लोग जब श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी हम लोग प्रिज्म से क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक झुकाव होता है आपका क्या होता है, बैगनी कलर होता है, यानी कि यहाँ पे उसमें डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव यानी कि सबसे कम होता है, जिसको हम लोग विचलन भी कहते हैं। तो दोस्तों लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक एक वीडियो जो है ना बहुत ही मेहनत से जो है ना टाइप किया जाता है क्वेश्चंस को, और बहुत ही मेहनत से जो है ना पीडीएफ को बनाया जाता है। इसलिए जो है ना आप लोग को कह रहे हैं, दिल से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको जो है ना मोटिवेट मिलेगा और एक से एक वीडियो लाने का, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे, इसलिए जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या करा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ना 2015 के फर्स्ट सेटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि इस बार आने की काफी संभावना है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका देगा कांच की सिल्ली या फिर अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी में आपका देगा उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रिज्म एक पारदर्शी शीशा होता है जिसका 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होता है। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार पूछा हुआ है, 2013 में, 2014 में और 2021 में, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये प्रश्न जो है ना 21 में आया हुआ है लेकिन इस बार नहीं आएगा, लेकिन 100% आएगा, ये आपका सोच गलत है। इसलिए जो है ना आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि जो प्रश्न इस बार आया हुआ है तो अगला बार आएगा, नहीं, 100% आएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये प्रश्न 2013 में तो पूछा हुआ, लेकिन अगला सा जस्ट 2014 में भी ये प्रश्न रिपीट कर दिया है। इस बार भी आने की काफी संभावना है। इसलिए जो है ना 2022 के एग्जाम्स के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर आइरिस, और ऑप्शन सी में आपका दिया रेटिना या फिर पुतली। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना तो उसे हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना यानी कि दृष्टि पटल में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, एक प्रकार यह एक फैक्ट है कि हमारे नेत्र में कितना मेगापिक्सल होता है। तो दोस्तों हमारे नेत्र में जो है ना 576 मेगापिक्सल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि हमारा नेत्र जो है ना हमारा आंख जो है ना एक बार में 576 मेगापिक्सल एरिया को देख लेता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न 2012 में पूछा हुआ है और आपका 2014 में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। यानी कि 2014 के बाद एक बार प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन ये प्रश्न 100% आने की संभावना। इसलिए जो है ना आप लोग को बोल रहे हैं ना कि जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा और आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होता है ना कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछाते हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितना होता है। तो दोस्तों अनंत होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिएगा ये प्रश्न कितना और पूछा हुआ 2015 में, फिर 2016 में, फिर 2018 में, फिर 2020 में, फिर 2021 में, और इस बार 100% 2022 की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया ओम या फिर कूलम, और ऑप्शन सी में आपका दिया एम्पियर या फिर केडब्ल्यूएच। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो ओम होता है ना ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और दोस्तों यहाँ पे आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलम होता है, और दोस्तों प्रतिरोध और आपका जो है ना विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लेकिन विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है ना टाइप करना गलत हो गया, तो आप लोग जो है ना ऑप्शन डी में आप लोग को कर लेना है वोल्ट। क्या कर लेना है, वोल्ट। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता
होता है वोल्ट होता है, ठीक है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, इसे आप लोग को नोट करना है। तो विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी में जो है ना आप लोग को क्या कर लेना है, वर्ल्ड कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। देखिएगा ये प्रश्न 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में और इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 2022 में निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ पे धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में आपका जो अमीटर या फिर वोल्ट मीटर, और ऑप्शन सी में आपका जो कूलम या फिर एम्पियर। तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा हुआ है, और ये बहुत ही समय से जो है ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ, यानी कि इस बार आने की काफी संभावना है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन या फिर संयोजन, ऑप्शन सी में आपका दिया अपचयन, और ऑप्शन डी में आपका दिया उष्माशोषी। तो दोस्तों ऐसे में तो आप लोग को पता होगा जो शोषण होता है ना, ये क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि शोषण के फलस्वरूप जब हम लोग सांस का उत्सर्जन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन भी होता है। तो शोषण एक प्रकार का क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, या फिर इसे हम लोग उपचयन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। ये प्रश्न जो है ना 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है, इस बार भी आने की काफी संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दे उपचयन या फिर अपचयन, और ऑप्शन सी में आपका दे उदासीनीकरण या फिर रेडॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कॉपर और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। यानी कि सॉरी यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कॉपर प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नामक जल का द्रव का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को जो है ना हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे, सॉरी यहाँ पे अपचयन कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 23वें प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2016 में सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया सह संयोजी या फिर विद्युत संयोजी, और ऑप्शन सी में आपका दिया कार्बनिक या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बड़े यौगिक कहलाते हैं ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत संयोजी कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सम्मिलित किया गया जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू सभी प्रश्न फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि कहलाता है। देखिएगा ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है और आपका 2020 में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। तो इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अपचयन, और ऑप्शन बी में आपका दिया उपचयन, और ऑप्शन सी में आपका दिया संक्षारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी किसी केमिकल और रिएक्शंस में कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि वृद्धि होता है तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उपचयन करते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है वही आप लोग को बताना है। और ये प्रश्न जो है ना 2019 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया 6 या फिर 7 या फिर 8, और ऑप्शन डी में आपका दिया 9। दोस्तों शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। और दोस्तों उदासीन जल का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा कि जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलेन का पीएच मान होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7 से अधिक या फिर 7 या फिर 7 से कम, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोल देते हैं ना तो विलेन जो क्या होता है, तो दोस्तों विलेन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। और दोस्तों अम्लीय का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान तो होता है ना 7 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो है ना आने वाले प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए हम आप लोग को कह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर Ca यानी कि कैल्शियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो बुझा हुआ चूना होगा ना वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना जो होगा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा CaOH। और दोस्तों बिना बुझा हुआ जो चूना होगा ना CaO होगा, यानी कि क्या होगा CaO होगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिएगा ये प्रश्न कब को पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, फिर 2018 के सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है, और आपका इस बार भी पूछा हुआ है, यानी कि आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की काफी संभावना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। देखिएगा देखिए यहाँ पे क्या करा है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम है, यानी कि आयुपेसी नाम आप लोग को बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या होता है। ये प्रश्न देखिएगा 2019 में पूछा हुआ है और आपका 2021 में भी पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफी संभावना है। 2022 के बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नाम होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथुनिक अम्ल, या फिर एथोनोइक अम्ल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है प्रोपेनोइक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेसी नाम होता है ना मिथुनिक अम्ल होता है, इसे आप लोग को याद रखना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न 2020 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराया कि देखिए 29 नंबर प्रश्न कि अम्ल का पीएच मान होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 7 से कम, या फिर 7 से अधिक, या फिर 7 या फिर 14। तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों उदासीन विलेन का जो पीएच मान होता है ना 7 होता है, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी संभावना है। तो क्वेश्चन से करा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका सिट्रिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल, और ऑप्शन सी में आपका एसिटिक अम्ल, या फिर मेथोनिक अम्ल। तो दोस्तों चींटी के डंक या फिर नेटल के डंक में जो है ना मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है ना दही में पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है ना सिरका में पाया जाता है, और दोस्तों यह सिट्रिक अम्ल जो है ना नींबू और संतरे में पाया जाता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू और संतरे में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के 30 ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि जो है ना आप लोग पढ़ाई में ध्यान देते हैं और आप जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया, और ये प्रश्न जो है ना आप लोग क्वेश्चन बैंक के पहला वीडियो में बता चुके हैं, और क्वेश्चन बैंक का पहला वीडियो देखे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ना हम लोग इस प्रश्न को इस वीडियो में सम्मिलित किया है। देखिएगा, देख सकते हैं कि कितना बार पूछा हुआ है। तो देखिए प्रश्न ये कराया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ऑप्शन ए में आपका दिया 2, ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका दोस्त या स्कूल के फ्रेंड है या फिर कोचिंग संस्था के दोस्त यार है ना, सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप में जो है ना, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स आउट से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।